हेलो फोर्थ कमिंग सक्सेसफुल डॉक्टर्स। 17 जुलाई के हिसाब से आज लगभग 1 महीना रह गया है और आज का सेशन है कि 1 महीने में आप में से एक के 600 प्लस मार्क्स आराम से आएंगे। मैं इसमें कैसे समझाऊंगा, क्या क्या तरीके होंगे मुझे भी नहीं मालूम, इसलिए साथ में ध्यान रखना, कोई तरीका आप चूक ना जाए, इसलिए साथ साथ चलते रहना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपका जो अभी तक ये एग्जाम हुआ है सक्सेसफुल डॉक्टर्स। 17 जुलाई के हिसाब से आज लगभग 1 महीना रह गया और आज का सेशन है कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, एकदम 600 प्लस मार्क्स आराम से आएंगे। मैं इसमें कैसे समझाऊंगा, क्या क्या तरीके होंगे मुझे भी नहीं मालूम। बच्चों ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, साथ साथ चलते रहना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो। तो आगे बढ़ते हैं, ये बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, अपने हाथ में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल, बस अपना अनमोल, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ऑल इज वेल। ओके, आगे बढ़े। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो पेपर का लेवल है, अगर हम देखें जब से एग्जाम हो रहा है ऑल इंडिया पीएमटी के नाम से, नीट के नाम से, और अभी जो इसके अंदर पैटर्न बदल के सेक्शन बी हो गया है, तो उसमें हम आराम से देख सकते हैं कि आपका इसके अंदर 3 वैरायटी अगर बोलें, एक ईजी, एक मीडियम और एक डिफिकल्ट, तो ईजी और मीडियम को मिला के पेपर 80% होता है। अब ईजी का मतलब क्या है कि आप 11-12 पास हैं, ये आपको ध्यान रखना, भूल तो नहीं जाओगे ना, इतने तो नहीं गए बीते हो गए कि घबराहट इतनी हावी हो गई। 11-12 पास है, और जो बच्चे इस समय बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं उनको ही मालूम है बोर्ड में पास तो होना ही है, तो 11-12 पास हैं। और जहां बोला मीडियम का मतलब आपको ऑब्जेक्टिव के पैटर्न का आइडिया हो चुका है, आपने उसमें प्रैक्टिस करी है, आपको मालूम है इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपको मालूम है कि 11-12 का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि 4 ऑप्शन में से आपको आंसर छांटना है, आपको आंसर लिखना नहीं है, आंसर आपको ढूंढना है। और इसमें अगर आपने ये हल्की सी प्रैक्टिस चालू कर दी है और आपने डायरेक्ट फंडामेंटल हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन को अप्लाई करना सीख लिया है, और आप जानते हो इसमें ओएमआर शीट भी भरनी पड़ती है, जो ओएमआर आपका एक मिरर होता है, जिस सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो ये हम देखें 80%। अब 80% का मतलब 576 मार्क्स। अब इसमें केवल खास बात क्या है, आपका इसमें इतना इजी और मीडियम लेवल का पेपर होता है इसके अंदर, जिसमें आपको बस सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और सीधी सी बात है, जब टॉपर आराम से 2 साल से 720 आउट ऑफ 720 पूरे पेपर में बिना सिली मिस्टेक के एफिशिएंसी 100% का प्रोड्यूस कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा अंदर से जागो बच्चों। अगर हम इसमें सोचें तो केवल बस इसमें ये ढंग रखना है कि ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है, ढंग से चारों ऑप्शन को देखना है, ढंग से अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन पर है तो उसको ढंग से डेटा को पुट करना है, यूनिट का ध्यान रखकर, आंसर निकले तो यूनिट का ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद ढंग से टिक करना है, और उसके बाद ढंग से ओएमआर शीट को भरना है। यानी यहाँ वास्तव में ढंग का रंग है, तो फिर आपका सिलेक्शन आपके संग है, पक्की बात है, फिर कैसा भी ये एग्जाम जंग हो। अब आती ही बात, दूसरा पार्ट है 20%। 20% के अंदर हम कह सकते हैं पेपर को डिफिकल्ट, हम कह सकते हैं रफ एंड टफ, हम कह सकते हैं सब्जेक्ट की गहराई हो, हम कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस, या बायो में कह सकते हैं कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस हैं, धांसू क्वेश्चंस हैं। क्या लगातार आंसू आते रहेंगे क्या? उसमें भी अगर हम 20% में अगर मार्क्स बोलें तो 144 मार्क्स, और 144 मार्क्स जो 20% है, अगर इस पे भी हल्का सा हम एम्फेसिस करें, अभी 30 दिन का समय है और बाकी तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो हम उसका भी 20% तो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं। 144 का 20% यानी कि कितना? लगभग 28 मार्क्स। ऊपर का 576 है, नीचे का अगर बोले 28 है, जोड़ करेंगे तो सम आएगा 600 प्लस, हैंस प्रूफ। अब आती बात जो 576 है उसको हम कैसे फिक्स करें? इसमें पूरा रोल आपका सिली मिस्टेक कंट्रोल है, आपका वो सेल्फ मिरर है, तो क्यों नहीं अगर हमको इस 576 पर 100% ग्रिप प्रोड्यूस करनी है, ग्रिप लानी है, तो बस आज से मेडिकल डोज ले लीजिए। जब सुबह उठो मिरर तो देखते ही हो, एक इस मिरर को भी देखो फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, ताकि दिन भर जो भी करो उसमें सिली मिस्टेक रिपीट ना हो। और जब रात को सोने जाओ तो उस समय वापस से सोने के वक्त इसको भी एक बार फिर देख लो एक सेटिस्फेक्शन के साथ, और फिर आराम सो जाइए। और कभी सुबह भूल भी जाओ तो जो रात को देखा है वो सुबह काम आ जाएगा, लेकिन भूल कर भी भूल मत होना, क्योंकि ये सेक्शन वास्तव में आपके लिए बना है, आप हर के लिए बना है। आप में से एक एक जना अगर इस पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका स्कोर 576 फिक्स हो जाता है। मैं कोई तकिया कलाम नहीं कर रहा हूं, 576 तो फिक्स, ये एक रियलिटी है।
हम देख रहे हैं कि अगर टॉपर 100% ला सकता है तो हम ये सेक्शन जहां पे मैंने इसको बोला इजी प्लस मीडियम, तो हमारा उसका पूरा स्कोर क्यों नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरा तरीका, प्रोजेक्टेड स्कोर। हम देख रहे हैं कि अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट बोले जाएं, क्योंकि पिछली बार से जब सेक्शन ए सेक्शन बी बना है तो आपका बायो भी 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, एक बॉटनी एक जूलॉजी। उधर आपका केमिस्ट्री फिजिक्स है ही, तो आपके जनरली मैं देखता हूं कई बच्चे ऐसे हैं स्कोर प्रोड्यूस करने में उनके बायो में 2-3 साल से 320 340 मार्क्स आ रहे हैं तो भी सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनका फिजिक्स केमिस्ट्री का जोड़ मालूम पड़ा 250 भी नहीं पहुंचा, 200 भी क्रॉस नहीं करा, और उनको मालूम पड़ा टोटल स्कोर 450 500 तक रह गया, सिलेक्शन के बहुत पीछे रह गए। इसका मतलब हमारा स्कोर प्रोजेक्टेड आराम से बायो में तो 300 प्लस हर का हो सकता है, लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें आप देखिए मैंने अभी बोला था 80%, अगर 80% हम 180 का लें तो कितना हो गया 144, या मान लो 145 अगर जल्दी जोड़ लगाना हो, और अगर हम ऐसे 80% मान लें केमिस्ट्री का तो वही 145, यानी कितना हो गया 290। उधर आपका आराम से 300 प्लस में 320 325 बायो में आराम से आता है, क्योंकि बायो में तो इतना है कि एक बार आपने पढ़ लिया तो उसके बाद केवल रिवीजन 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 जरूरी है, और उसमें भी जितने रिवीजन होंगे उतना आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। अरे बायो में अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में आपसे बोलूं एक ग्राफ खींचा जाए, नंबर ऑफ रिवीजन डन ऑन इन बायो ऑन एक्स एक्सिस एंड मार्क्स प्रोड्यूस in negative pattern exam on y axis, then graph will be straight line passes through origin। बच्चों बात समझ में आई, होश में आए कि नहीं आए? origin पे दोनों 0 होता है, अगर रिवीजन भी 0 तो नंबर भी 0, और अगर रिवीजन हुआ ही नहीं बिल्कुल तो वहां पे नेगेटिव की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि बायो में जनरली कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो वापस आ जाएं, अगर आपका बायो के हिसाब से रिवीजन है तो आपका स्कोर 300 आराम से ऊपर प्लस बनेगा। इधर मैं आपसे कह रहा हूं 290 आराम से है, यानी आप स्कोर आराम से 600 पर पहुंचा सकते हैं। अब ये जो 145 है ये सबका स्कोर दिख रहा है। अभी अपन ने पेपर लेवल से बात करी, स्कोर प्रोजेक्टेड से बात करी, अब अगर अपन पढ़ाई से बात करें तो भी देखें जरा, और पढ़ाई की बात को समझा। आप लोग जहां भी जैसे पढ़ रहे हो, किसी ने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बाद में अभी एग्जाम खत्म हुए और मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से जितना समय मिला उसमें पढ़ाई चालू कर दी। बस यही तो एक नेचर का डिफरेंस है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, और जो बच्चों ने अपने इस ट्रैक पर पढ़ाई करते आ रहे तो उनको मालूम उनका सब्जेक्ट का मिरर क्या है। एक तो होता है सेल्फ मिरर जो आपकी सिले मिस्टेक, जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, हर में उसमें लॉस होता है। एक आपका सब्जेक्ट मिरर, और आपको मालूम है समय सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम पड़ जाती है। मैं बोर्ड पे जो भी लिखूंगा बच्चों साथ साथ चलना, मैं केवल अल्फाबेट को यूज करूंगा ताकि आपको ध्यान रहे आप कितना ध्यान सुन रहे हैं। अब कोई भी आपका मान लीजिए सब्जेक्ट है, पढ़ाई के हिसाब से बात कर रहा हूं, उसके 2 पार्ट हैं, एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मालूम है बच्चे थोड़ा फिजिक्स की बात ज्यादा करते हैं, हमेशा पढ़ने के बाद हमारा स्ट्रेंथ पोर्शन ज्यादा होता है, वीकनेस कुछ कम होती है। हम गलती क्या करते हैं, हम वीकनेस पे बहुत ज्यादा टाइम देते रहते हैं और मालूम पड़ा उसमें फिर भी ग्रिप नहीं आती, जबकि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये पेपर फ्रेमिंग में ध्यान नहीं देते हैं। वहां तो आपको कुल मिलाकर एक बैलेंस रूप से हर सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट किया जाता है। यहां पर आती बात आप अपने लिए पढ़ाई के हिसाब से सबसे पहले बात समझना बच्चों बहुत ध्यान से। अभी 1 महीना रह गया, कई बच्चों की आदत होती है कि 2-3 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आप 2-3 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या कह दो 2-3 दिन तक एक सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जिसको लगातार 2 दिन 3 दिन पढ़ रहे हो उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, कोई भला नहीं होगा। लेकिन जिसको आपने 2 या 3 दिन तक छोड़ दिया है, लिंक हट गया है, वहां वो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चीज जल्दी डाइल्यूट होती है। इसलिए सबसे पहले अपने लिए जो स्ट्रेंथ और वीकनेस को मिरर के रूप में लेके चलना है, तो वो तरीका लगाइए कि अब आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं है जिसमें आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होता है, और मालूम पड़ा आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इंग्लिश हुआ, उसके बाद
3 दिन बाद केमिस्ट्री हो गया, उसके 3 दिन बाद या 5 दिन बाद मान लो फिजिक्स हो गया, या उसके सपोज फिजिक्स के 9 या 4 दिन बाद मान लेते बायो हो गया, और 9 दिन बाद मान लो फिजिकल एजुकेशन हो गया। अब यहां आपके एग्जाम में एक पर्टिकुलर एग्जाम डेट पर एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मालूम है एक साथ आपके ये बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एक ही दिन होते हैं। ये आपका बोर्ड पैटर्न था जहां पर आपको मालूम है हमारे पास किस दिन कौन सा एग्जाम है, इसलिए आप आराम से सर्टेन दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे तो आपको डेली पढ़ना चाहिए और हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं अगर हम 3+3 के हिसाब से, इधर भी आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से, और इधर आपके मालूम है 3+3 जूलॉजी बॉटनी या बॉटनी जूलॉजी के हिसाब से। मैं जिस ऑर्डर में इसको लिख रहा हूं तो मान के चलना पेपर को जो अटेम्प्ट करो, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन अगर मैं भी आपकी जगह मेडिकल एग्जाम को अपियर करूं नीट को, तो मैं पहले बॉटनी, फिर जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री, लास्ट में फिजिक्स करूंगा, क्योंकि इसमें स्कोरिंग फास्ट होती है। फिलहाल अब इस समय 12 घंटे के हिसाब से ये आपके एक तरह से 3 के हिसाब से 3+3 4 बार 3-3 आवर की बात आ गई, और सही बात है। अब हमारी आदत पड़ जानी चाहिए, 1 महीने का टाइम रह गया है, अगर हम डेट को लेकर चल रहे 17 जुलाई, तो हमारी अब 3 घंटे की सिटिंग की हैबिट हो जानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए 3 घंटे हम पढ़ सके लगातार, और कम से कम जो एग्जाम का टाइम है दोपहर में 2 से 5:20, इस इंटरवल में तो आपको हमेशा 3 घंटे की सिटिंग की हैबिट डेवलप करनी है। ये दोपहर का टाइम है बच्चों, इसलिए इसमें ज्यादा अच्छा है ऐसा सब्जेक्ट लेके चलो जिसमें पेन चलता हो, या तो मॉक पेपर कर रहे हो, कोई पेपर टेस्ट दे रहे हो तो चलेगा। बायो में पेन बहुत कम चलता है, इसलिए आप इसमें अगर फिजिक्स कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई रिवीजन कर रहे हो, तो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स की करो या फिजिकल केमिस्ट्री की करो। लेकिन आपकी हर दिन 2 से 5 या 2 से 5:20 के बीच में एक सिटिंग रोज होनी चाहिए, ताकि आपका एक मोड तैयार हो जाए, एक्टिव मोड, और आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए कि आप इस समय हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। अब इस पढ़ाई के हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट है उसमें लगभग मैं कह रहा हूं 3/4 तो हर चैप्टर की स्ट्रेंथ होती है, और 1/4 यानी 25% इसके अंदर वीकनेस होती है। हमेशा पहले स्ट्रेंथ पे फोकस करो। मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट फिजिक्स लिया, एक 3 घंटे की सिटिंग यानी कि 180 मिनट्स, 180 का 3/4 यानी कि 135 मिनट्स, और 1/4 का मतलब रिमेनिंग 45 मिनट्स। 135 मिनट्स के लिए आपने अपने स्ट्रेंथ पोर्शन के लिए फिजिक्स को स्टार्ट किया, और आपने आराम से फिजिक्स के 3 चैप्टर, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, ये नहीं एक चैप्टर को लिया उसमें आप स्ट्रेंथ भी कर रहे हो वीकनेस भी कर रहे हो, क्योंकि हम जब स्ट्रेंथ में चलेंगे तो हमारा हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, हमें लगेगा यस आई कैन आई कैन आई कैन, मेरा स्कोर प्रोड्यूस होगा, मेरा कॉन्फिडेंस अभी दिख रहा है कि लगातार मेरा स्कोर बढ़ता जा रहा है। तो आपने इसके अंदर कोई से भी इसमें 3 चैप्टर के लिए मान लीजिए बढ़ते गए, और आपने 3 चैप्टर इसके अंदर कर लिए, इधर आपका ट्रैक स्मूथ चल रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ है, टाइम कम लगेगा। जैसे अपन कहते हैं रोड स्मूथ हो तो स्पीड ज्यादा होती है, टाइम कम लगता है, और हम डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेते हैं। वो यहां पर है, यहां पर आपका ट्रैक स्ट्रेंथ के हिसाब से कॉन्फिडेंस ट्रैक है, आपको रिवीजन करना है, आपने इसके अंदर आराम से ज्यादा कवर किया, समय कम लगा, और आउटपुट आपने ज्यादा दिया। और कभी भी ट्राई कर लेना, अगर मैं मिनिमम बोलूं जो हम टाइम ले रहे हैं 3/4 यानी कि 75%, 135, तो पक्की बात है कि इसके अंदर जो आपका स्कोर प्रोड्यूस होगा आपके इसके अंदर 75% आप ले रहे टाइम कंज्यूमिंग, और आपका स्कोर प्रोड्यूस होगा, आउटपुट जो होगा वो आराम से होगा 80%। ये मैं एक सब्जेक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट के हिसाब से 80%। अगर पूरे पेपर की बात करूं तो भी 80%, यानी वापस वही आ जाएगा आपका 576। और अगर यहां पर जो आपका वीक सेक्शन है, ये स्ट्रेंथ की बात थी, वीक सेक्शन की बात करें तो टाइम लिया था हमने 1/4 यानी 25%,
और यहाँ आपको मालूम है इस समय ये वीक सेक्शन है, जैसे कि रोड आपकी मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी है, ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, उतार चढ़ाव है, सिंगल रोड है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उसमें गियर लगातार चेंज करने पड़ेंगे, स्पीड बहुत कम होगी, इसका तो टाइम ज़्यादा लगेगा और डिस्टेंस हम कम कवर करेंगे, यानी जहाँ आउटपुट कम होगा। बात प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप इसमें जो इस बात से सहमत हो वो इसमें यस लिख सकते हैं। इस समय आपका यहाँ पर ये आराम से आउटपुट, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन आउटपुट कम होगा, आप इसमें 20% तक आउटपुट दे देंगे, यानी कि अगेन वापस 144 मार्क्स। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ये तो 20% टोटल आप वीक के हिसाब से 144 मार्क्स है, कि आप इसका भी 20%, यानी कि 20% ऑफ 144, थोड़ा बच्चों डेटा बेसिस पे चलना और मेरी स्पीड के साथ चलना, 20% ऑफ 144 लगभग कह दीजिए 28 मार्क्स। और अगेन हम 576 और 28 को प्लस करें तो ये आपका स्कोर 600 प्लस बन रहा है। ये आपका एक पढ़ाई के हिसाब से हम जो कहते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसको लेके बात कर रहे हैं। अगर हम इस पढ़ाई के साथ जो आपको सोर्स लेके चलना है उसकी बात करें तो वो भी समझ लें। आपके लिए जो वास्तव में 3 तरह के सोर्स हैं, एनसीईआरटी, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और एक क्लास नोट्स, मॉड्यूल्स, जो भी आप नाम बोलते हैं, जो कि आपके क्लास में आपको टीचर पढ़ाते हैं। मैं यूं कह सकता हूं आपका जो नीट एग्जाम है वो एक तरह प्री मेडिकल टेस्ट है, तो यूं कह दो पी से पापा एक मस्ती के लिए, एम से मम्मी, मॉम, जो भी आपको अच्छा लगता है, माँ आएगा तो एम ही इनिशियल, और टी से टीचर। तो यहां पर तीनों एक तरह से गुरु होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुरु कौन मालूम है? सबसे पहला गुरु कौन? माता, माँ। और आपके लिए एक तरह से मम्मी का काम करती है एनसीईआरटी, मदर। और स्पेशली बायो के लिए तो ये बाइबल के रूप में बुक है, टेक्स्ट बुक की तरह है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को हम पापा मान सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हमारी लाइफ में ज़्यादा गाइड कौन करते हैं? पापा गाइड करते हैं। और आपको ये मालूम है कि अगर हम इस ट्रैक पे चल रहे हैं तो हमको अगर इसमें गाइडेंस चाहिए तो सबसे अच्छा क्या है, इसमें पहले कैसे क्वेश्चन बैंक रहा है, इसमें पहले का इतिहास क्या कहता है, यानी इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक क्या है, वो आपको गाइड करता है। और ये है आपके क्लास नोट्स और मॉड्यूल के हिसाब से टीचर, जिन्होंने आपने पढ़ाते समय आपको जिस भी टॉपिक के अंदर जो किसी आर्टिकल को समझाने के लिए क्वेश्चंस कराए हैं उनको देख लीजिए। अब अगर मैं एक सब्जेक्ट के अंदर वीक पोर्शन की बात करता हूं और आपको मान लीजिए उसमें अपने 180 मिनट्स का 1/4 टाइम, यानी कितना 25% देना है, यानी कि 45 मिनट देना है, तो 45 मिनट के हिसाब से अब उसमें एक कोई भी चैप्टर जो उसको आपको लेकर आ कि यार बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी इससे हमको चाहता है कोई क्वेश्चन हो जाए, कोई स्कोर डेवलप हो जाए, तो अब आराम से उसमें सबसे पहले उसमें एनसीईआरटी उठाइए, क्योंकि आपको मालूम है एंटी एजेंसी ये किसने डेवलप करी है? सीबीएसई ने। और सीबीएसई की प्रेस्क्राइब बुक कौन सी है? एनसीईआरटी। इसलिए आज हर सब्जेक्ट में, भले वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, इसमें भी क्वेश्चन फ्रेमिंग में एनसीईआरटी बुक को प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले एनसीईआरटी उठाइए। मैं बात फिजिक्स की कर रहा हूँ अभी हाल, सीधे इसके पीछे जाओ, समरी पढ़ो, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ो, सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, सॉल्व क्वेश्चन देख लो, सॉल्व न्यूमेरिकल्स देख लो, दैट्स ऑल। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन नहीं देखने हैं, मैं वीक सेक्शन की बात कर रहा हूं। आप बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि पढ़ने में समझ में आ रहा है कि पढ़ा हुआ है और थॉट डेवलप हो रहा है या उसके हिसाब से आंसर याद आ रहा है, उसमें ऐसा नहीं लग रहा है यार समझ में क्या कह रहा है, हटा इसको, नहीं करना, क्योंकि हमें वहां पे अपने कॉन्फिडेंस को, मोमेंटम को मेंटेन करना है। ये टाइम हमारे जोश को मेंटेन करने का है, हमारा लगातार यहाँ पे मनोबल बना रहना चाहिए। तो आप उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लोगे कि आपका उसके अंदर वीक के अंदर भी कुछ क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। और जहां पर आपका तीसरा पार्ट है टीचर वाला, उसमें आप अपने सर ने जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, भाई सर किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं वो किसी भी आर्टिकल को कॉन्फिडेंस पर लाने के लिए उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से क्वेश्चन कराते हैं। उन करे हुए क्वेश्चन को एक बार प्रोसेस के रूप में देख लीजिए, उससे भी आपका ये वीक सेक्शन
आराम से इतना तो तैयार हो जाएगा कि जो आपने 144 मार्क्स माना है एंटायर पेपर के हिसाब से, उसका भी 20%, यानी कि आप 28 मार्क्स आराम से ला सकते हो। मैं मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहा हूं बच्चों, लेकिन ये जो पार्ट है इसको शुरू में मैंने आपसे कहा था इजी प्लस मीडियम, और इसमें केवल इतनी सी बात थी कि आप 11-12 पास है, यह मत भूल जाना, क्योंकि बेसिक सिलेबस वही है। और आपने इस ऑब्जेक्टिव पैटर्न के ट्रैक को समझा है कि इसमें हमारा 4 ऑप्शन से आंसर ढूंढना है। आंसर हमको कोई निकालना नहीं है, हमको आंसर ढूंढना है और टिक करना है। और अगर ये आपके पास है, इधर 28 है, तो इस पढ़ाई से भी आपको दिख रहा है कि आप आराम से 600 प्लस पहुंच सकते हैं। अब आता है तीसरा और तरीका। जरा पैटर्न देखिए, मैंने एक बार लास्ट टाइम भी कहा था कि बच्चों आप बड़े नसीब वाले हो, आपके तो लॉटरी लग गई। जैसे ये पैटर्न आपके 2 सेक्शन ए सेक्शन बी में कन्वर्ट हुआ, और पिछली बार तो आपको मालूम है टाइम आपके पास पूरा 3 घंटे था, इस बार तो टाइम भी आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए। इस बार पैटर्न में 200 मिनट हैं, 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन करने आपको कितने 180 क्वेश्चन। और अगर मैं इस पैटर्न को लेके चलूं, अगर मैं पैटर्न को लेके चलूं तो इस पैटर्न में आपके लिए सेक्शन ए नो चॉइस और सेक्शन बी चॉइस। मिनिमम की बात कर रहे हैं। अगेन सेक्शन ए हमारे वो 4 सब्जेक्ट, मैं ऑर्डर बोलूंगा जिस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले बायो के हिसाब से बॉटनी, फिर जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन तो भी मैं अगर आपकी जगह एग्जाम देता तो लास्ट में फिजिक्स करता, क्योंकि आपको मालूम है जितने समय में एक क्वेश्चन फिजिक्स का होगा उतने समय में बायो के 3 या 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। और समझदार को इशारा काफी है, टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। कम समय में ज्यादा आउटपुट आना चाहिए। तो आपने आराम से समझ, हर में 35 क्वेश्चंस हैं, और ये हमेशा वही सेक्शन है, लास्ट हमने देखा भी था। ये एक तरह से अगेन वो इजी प्लस मीडियम। लेकिन इस बार आपके 35 के हिसाब से ये जो क्वेश्चन हुए ये आपके लिए हैं 140 क्वेश्चन, और 140 इंटू 4 के हिसाब से ये आपका हुआ 560 मार्क्स। अगेन ये सेक्शन है जहां पर आपका वही पहली बात सिली मिस्टेक कंट्रोल, सेल्फ मिरर जिसका आप रिवीजन कर रहे थे उसके हिसाब से। इधर आपके सेक्शन भी में आपको मालूम है हर में आपको आउट ऑफ 15 आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। अरे कम से कम हर में से 3 तो कर सकते हो। अरे होश में आओ बच्चों, कम से कम 3 हर में कर सकते हो। जो 15 क्वेश्चन आपके पास हर सब्जेक्ट में चॉइस सेक्शन के अंदर हैं, क्या हर में 3 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? जिसको विश्वास हो रहा है वो खटाखट यस लिखो या अपलोड ठोको ताली अपने सिलेक्शन की अभी से कामयाबी के हिसाब से कि आपका स्कोर वापस आने वाला है 600 प्लस मिनिमम। अभी से अपने लिए ताली बजा सकते हो। जिसको विश्वास हो रहा है तो मैं तो कह रहा हूं अभी से मेरे को जोड़ो, और जो मेरा यहां पर YouTube चैनल पर वो आइकन है, वो लाल बटन है, उसको चाहो तो पेन से दबाओ, चाहो तो उंगली से दबाओ, चाहो तो अंगूठे से दबाओ, चाहो तो हाथ से दबाओ, चाहो तो कॉन्फिडेंस में मुट्ठी मार दो, चाहो तो लात मार दो, हाथ मार दो या बोतल मार दो, लेकिन अभी से तुरंत वो आपका एक तरह से वो लाल वाला दिखने में लाल है, लेकिन मान के चलना आपका वो ग्रीन ट्रैक बता रहा है कि आप सबका वो सिलेक्शन के हिसाब से 600 प्लस आराम से आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो अगर हर में हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें तो 3 चौक 12 और 12 इंटू 4 48 एंड 560 अगेन जोड़ोगे तो 600 प्लस। पेपर पैटर्न को भी देखा जाए तो भी आपके लिए 600 प्लस स्कोर बन रहा है। जरा समझना बच्चों, इस बार तो आपको 200 मिनट में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, और मुझे लगता है 20 मिनट, होश में मेरी बात को सुनना, जोश बढ़ जाएगा। हो सकता है 20 मिनट आपको इसलिए एक्स्ट्रा दिए हैं, सबसे पहले कि आप अपने लिए सिली मिस्टेक बिल्कुल ना करें, एक एफिशिएंसी को अपना वेपन बना ले, हथियार बना ले। इसलिए जो शुरू में कहा था सेल्फ मिरर, उसके हिसाब से वो आपका इजी प्लस मीडियम सेक्शन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहां पे आके बोलूं तो इजी सेक्शन में एक भी क्वेश्चन
चारों सब्जेक्ट में गलत नहीं हो तो आपका 560 है। दूसरा हो सकता है कि आपको ओएमआर को भरने का आराम से टाइम मिल जाए ताकि आपका ओएमआर भरने में कोई भी एरर ना हो। और तीसरा हो सकता है कि आप आराम से ये जो 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में है इसमें छांट कर, अरे टॉपर बच्चे जो टॉप करते हैं, जो कि लास्ट 2 साल से 720 आउट ऑफ 720 ला रहे हैं, इसका मतलब आराम से इसमें से अपने बेस्ट 10, फर्स्ट बेस्ट 10 छांट लेते हैं। अरे आप में से कम जो 600 प्लस 600 प्लस मार्क्स की गुहार कर रहा है, क्या वो 3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में छांट के अपने बेस्ट 3 क्वेश्चन छांट नहीं सकता क्या? मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि यहां पर भी हमारा टोटल 600 प्लस आ रहा है। बच्चों आज के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं 600 प्लस आ रहा है। यह पक्की बात है कि आगे जो फिजिक्स है उसमें तो मैं आपके लेके चलूंगा जिम्मेदारी कि कैसे वो आपका मिनिमम 145, यानी अगर मैं 144 को 145 कह दूं जो कि 80% ऑफ 180 है, या और इसको राउंड में कर दूं 150 हर का मार्क्स कैसे प्रोड्यूस होगा। इसलिए आगे से अब 1 महीना रह गया है, जैसे जैसे आपको टाइम जहां ज्यादा लगता है क्वेश्चन करने में, आपको जहां पे कोई तरीका ऐसा होता है कि 3-4 लाइन लगती है, वहां 1 लाइन में क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिना पेन उठाए आंसर टिक कैसे करेंगे, कैसे आपका स्कोर एक का 150 प्लस बन जाएगा, उसके लिए मैं अपने चैनल पर आपकी फिजिक्स की अलग तरह की स्पेशल क्लासेस चालू करने वाला हूं, जिसका आपको मेरा जो चैनल है एलन ब्रजेश माहेश्वरी यूट्यूब चैनल, केवल उसी पे क्लास लूंगा। इसलिए अभी तक जिसने नहीं किया, वापस कह रहा हूं, वो जो रेड बटन है उसको दबा देना। अभी जो तरीके है जिससे चाहो दबा देना, बोतल मार देना, हाथ मार देना, लेकिन आज से अपने को जोड़ लेना, क्योंकि अभी ये आगे का सफर केवल यहां नहीं चलेगा, ये पढ़ाई का सफर नहीं, आगे हम जिंदगी भर साथ चलते रहेंगे। और अभी एक बात और कह दूं, जितने भी तरह से हमने ये 600 प्लस को देखा है, ये बिल्कुल वैसी बात है, आपको लग रहा हो यार अब तो हर के आने चाहिए 600 नंबर, ये ऐसी एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। अगर कोई मान लीजिए रियल कोई साधु है, संत है, ऋषि मुनि है, महात्मा है, महाराज है, गुरु है, आप लोगों ने कभी उनके लिए कोई कथा में, कोई उनकी सभा में, कोई उनके संकीर्तन में कभी नहीं गए होंगे, लेकिन आप आज अपने पेरेंट्स से पूछना कि आज आके एक बात आपसे मैं कह के जा रहा हूं, उन्होंने जब भी जाके ऐसे कोई कथा को, सभा को, कोई संकीर्तन को, कोई भजन को जाके सुना होगा, उनके उपदेश को सुना होगा, तो उनको लग रहा होगा, हर सामान्य इंसान को लग रहा होगा यार ये तो हम सब जानते हैं, ये तो हमको कर सकते थे, क्योंकि जानता हर कोई है लेकिन वो अप्लाई नहीं किया। जो अप्लाई करते हैं जिंदगी में इन बातों को, वो उपदेश देने वाले बन जाते हैं। ऐसे आपके पढ़ाई में आज हर को लग रहा है यार 600 नंबर तो आराम से आ सकते हैं, 600 प्लस तो आराम से आ सकते हैं, लेकिन जो इसको फॉलो कर लेता है, एनालिसिस कर लेता है, इसका चिंतन मंथन कर लेता है, इसका बारीकी से माइक्रो एनालिसिस कर लेता है, उसको लगता है आराम से तो स्कोर और ज्यादा आ सकता है, और वो 600 प्लस करते करते वो 720 वाले बन जाते हैं, और उस समय आपके लिए एक तरह से एग्जाम्पल बन जाते हैं कि एफिशिएंसी 100% भी होती है, पूरे में से पूरे नंबर भी आ सकते हैं, और वो आपके बनते सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। लेकिन जब वो पूरा का पूरा स्कोर ला सकते हैं, तो बच्चों आप में से एक एक जना 600 प्लस क्यों नहीं ला सकता। इसलिए आज से इस पर करिए बिलीव इट, अचीव इट, यू कैन डू इट। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे मिलेंगे आपके सेशन को लेकर, जिसमें ले रहा हूं जिम्मेदारी कि आपकी फिजिक्स की आज से मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, आगे ये सेशन हम चालू कर देंगे। कुछ कमेंट बॉक्स में वैसे बच्चे लिख रहे हैं, जिन जिनको विश्वास हो गया कि सर 600 नंबर तो आराम से आएंगे, तुरंत अभी से फटाफट लिखिए यस सर आई विल अचीव इट, आई विल अचीव इट, आई विल अचीव इट, बिकॉज दिस इज पॉसिबल एंड आई कैन डू इट एंड आई विल अचीव इट बिकॉज आई बिलीव इट। जिस तरह से भी लिखना चाहते हैं, ये अपना कोई भी ग्रीन आपका जो पॉजिटिव सिंगल है उसको बताइए, लेकिन बताइए अपना कॉन्फिडेंस। अगर खुद का विश्वास है तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर विश्वास करते हो तो कमजोरी बन जाता है। इसलिए हमेशा खुद के विश्वास को लेकर चलो, और ये अगर विश्वास आत्मविश्वास बन जाता है, और जब आत्मविश्वास उड़ान भरता है तो हर इंसान सोच से भी कुछ ज्यादा कर जाता है। बच्चों ये बात पक्की है, आपके हर का 600 प्लस स्कोर उदय हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। और मेरा लास्ट में कहना है, जिस चीज का उदय होना निश्चित होता है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। बस अपनी प्रकृति को आज से पढ़ाई में से ले आओ। यस सर आज मालूम पड़ गया हम में से एक एक का 600 प्लस स्कोर बन सकता है,
कितने तरह से देखा जाए, लेकिन अब ये लग रहा है यार सबसे बड़ा इसका पार्ट तो वो है जो हमारा सिली मिस्टेक पे कंट्रोल हो जाए। इसलिए उसकी मेडिकल डोज की तरह एक अपनी दिनचर्या में ले आइए, कमिटमेंट कर लीजिए, सुबह उठने के हिसाब से फर्म डिटर्मिनेशन, उसका एक सेल्फ मिरर का सुबह रिवीजन करना है, और रात को जो जाते समय गुड नाइट के हिसाब से सेटिस्फेक्शन कि मैंने ईमानदारी का काम किया, मैंने उसका एक रिवीजन और किया। और बच्चों पक्की बात है, ये डॉक्टर साइन भी पॉजिटिव है, आपके इस एग्जाम ट्रैक से नेगेटिव वर्ड डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, आगे मिलते रहेंगे। बस अभी से अभी तक नहीं जोड़ा तो जोड़ लेना, मैं केवल यहां तक के सफर की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, आगे तक के सफर की बात है। कभी अलविदा नहीं कहूंगा, कभी अलविदा कहना भी नहीं चाहिए। अरे चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बच्चों सिलसिला चलता रहेगा, कभी थमेगा नहीं, और आप भी बस डटे रहना, जमे रहना, अड़े रहना, तो जीतोगे जरूर। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। एलन के साथ करें तैयारी सुनहरे भविष्य की, क्योंकि अब होगा हर घर में एलन।